नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएसजी के भाई अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है बहुत ही खास विषय है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि हमने इस वीडियो में दादा भाई नौरोजी के विषय को, स्वदेशी आंदोलन को, बंगाल विभाजन को और भारत में स्थापित फैक्ट्रियों को और भारत छोड़ो आंदोलन को समायोजित किया है और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बंगाल विभाजन। क्या है बंगाल विभाजन? तो दोस्तों, बंगाल विभाजन का अगर आपसे सन पूछता है तो ये 1905 में हुआ था। आखिर बंगाल विभाजन क्यों हुआ? तो आपको बता दें कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय जो लिया गया उसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद को कुचलना। कुल मिला के भारत में सांप्रदायिक विभाजन कराना है बंगाल में, ऐसा उद्देश्य था लॉर्ड कर्जन का। तो ये क्या चाहता था? सांप्रदायिक विभाजन हो, यानी हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दें और उसका फायदा हम उठाएं, ऐसा उद्देश्य लॉर्ड कर्जन का रहा। उस समय दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर आपसे पूछे कौन था तो सर एंड्रयूज लीथ फ्रेजर। इंपॉर्टेंट है, सर एंड्रयूज लीथ फ्रेजर। वायसराय अगर आपसे पूछता है तो लॉर्ड कर्जन था। और दोस्तों वंग की पहली सार्वजनिक घोषणा जो है 1903 में की गई थी, यानी ये बात 1903 में तय हो चुकी थी कि हमें बंगाल का विभाजन करना है। दोस्तों बंगाल विभाजन की जो राय थी, ये वायसराय लॉर्ड कर्जन को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज लीथ फ्रेजर ने दी थी। काफ़ी यानी कह सकते हैं कि इनकी कूटनीति रही और 1903 में घोषणा कर दी कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। 19 जुलाई 1905 को बंगाल की विभाजन की जो रूपरेखा है वो सामने रखी गई। तो रूपरेखा कब रखी गई? 19 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन पूरी तरीके से लागू हो गया, यानी पूरी तरह लागू हो गया। ये इम्पोर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया, क्योंकि ये दिन बहुत ही दुर्भाग्य का दिन था, क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम लॉर्ड कर्जन ने और अंग्रेजी सोच ने किया। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं, उन्होंने आह्वान किया कि हम सब लोग मिलकर रक्षाबंधन का एक दिवस मनाएंगे, यानी एक दूसरे को राखी बांधकर यानी एकता का हम परिचय देंगे, क्योंकि राखी एक ताकत का परिचय है, एकता का सूत्र है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा और यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश का क्या बना? राष्ट्रगान बना। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश और इंडिया दो ऐसे देश हैं जो एक व्यक्ति के लिखे हुए यानी राष्ट्रगान को अपनाए हुए हैं, यानी दोनों जगह पर इन्हीं का चलन है। दोस्तों बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है, ये हमारे देश के महान व्यक्तित्व गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें गोपाल कृष्ण गोखले एक राजनीतिक गुरु रहे हैं, राजनीतिक गुरु, और ये थे महात्मा गांधी के। किसके थे? महात्मा गांधी के। क्योंकि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बाहर आए, इंडिया में आए, तो उन्होंने इनके संपर्क में आए थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने कहा था कि कुछ दिन आप भ्रमण करें और देश को समझें, परखें, इसके बाद कदम उठाएं। इसीलिए ये राजनीतिक गुरु बन गए महात्मा गांधी के। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे, और इनके गुरु जो थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे। इंपॉर्टेंट है, एमजी रानाडे। दोस्तों आपको बता दें एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात। इंपॉर्टेंट है। और सुकरात ऑलरेडी एथेंस के थे। कहाँ के थे? एथेंस के। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, ये कथन किसका है?
ये कथन भी गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। दोस्तों, बंगाल का विभाजन एक सांप्रदायिक विभाजन है और सांप्रदायिक विभाजन का सीधा तात्पर्य है हिंदू प्लस मुस्लिम को तोड़ना, यानी इनको अलग करना, और इसी को हम कह सकते हैं फूट डालो राज करो। और यही कारण है कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, जिसका उद्देश्य था, यानी मार्ले मिंटो, और इसका उद्देश्य था फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। ये किसका था? मार्ले मिंटो। बंगाल विभाजन एक वज्र की तरह गिरा, ये कथन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। और बंगाल विभाजन का उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवाद को कुचलना। ये अंग्रेजों की सोच थी कि बंगाल में किसी प्रकार से लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना प्रेरित ना हो, अर्थात हम यहाँ के राष्ट्रवाद को पूरी तरीके से कुचल फेंकेंगे। ये दोस्तों हमारा टॉपिक था बंगाल विभाजन। अब हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन को। तो स्वदेशी आंदोलन क्या है? दोस्तों, जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके बाद एक देश में आंदोलन चला, उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी, यानी अब हमें अपने ही देश की सभी वस्तुओं का उपयोग करना है, विदेशी चीजों का हमें क्या करना है? बहिष्कार। इंपॉर्टेंट है, बहिष्कार। तो बंग भंग के विरोध में कौन सा आंदोलन चला? तो आपका उत्तर होगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ये चला था बंगाल विभाजन के विरोध में। 7 अगस्त 1905 को, दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो टाउन हॉल ये कोलकाता में, यहाँ पे ये घोषणा की गई कि हमें स्वदेशी आंदोलन चलाना है। दोस्तों, जब स्वदेशी आंदोलन चला तो इसमें विशेष रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई उद्योग हुआ तो कपड़ा उद्योग। ऐसा आयोग आपसे पूछ सकता है कि कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ, तो आपका उत्तर होगा कपड़ा। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक जो रहा है वो वंदे मातरम ये गीत रहा है। इस आंदोलन में ब्रिटिश पत्रकार एस.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विरोध भी व्यक्त किया है। जब स्वदेशी आंदोलन चला तो उस समय दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? तो सैयद हैदर रजा ने। और मद्रास में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। काफी इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, यानी अब हमें अपनी स्वयं की पढ़ाई करवानी है। और इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल बने थे अरविंद घोष। अरविंद घोष, जिन्होंने एक जाके आश्रम बनाया जाके था पांडुचेरी में, ओरीविले, पांडुचेरी, और यहाँ पे जो आश्रम है वो है ओरीविले। इंपॉर्टेंट। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार का काम डांस सोसाइटी ने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी डांस सोसाइटी ने वहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा का क्या किया? प्रसार किया। इसके अलावा दोस्तों 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, और इस संस्था में सबसे पहली जो छात्रवृत्ति मिली थी वो नंदलाल घोष को। दोस्तों, ये नंदलाल घोष वही व्यक्तित्व है जिन्होंने संविधान का डिजाइन किया है। संविधान का डिजाइन इंपॉर्टेंट है, यानी इन्होंने उसमें चित्र बनाए हैं रंगों से। इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया है, स्वदेशी आंदोलन में। इस आंदोलन में आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया गया। आज भी भारत आत्मनिर्भर भारत की राह पर काम कर रहा है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पास किए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रस्ताव कहाँ पास किए गए, तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। नोट की अगर हम बात करें दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। स्वराज शब्द सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया, और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इंपॉर्टेंट है। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। इंपॉर्टेंट। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन को तेज करने के लिए आमार सोनार बंगला गीत लिखा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यदि इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और दादा भाई नौरोजी को
भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। और 1892 में ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये चुने जाने वाले पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति हैं, यानी इनसे पहले कोई भी भारतीय और एशिया का कोई भी व्यक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं चुना गया। और इनके द्वारा ही पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वराज की मांग की गई कि हमें स्वराज चाहिए और कुछ नहीं। इनकी दोस्तों अगर हम पत्रिका की बात करें तो राप्त, गुफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया, ये इन्होंने दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं दी हैं जिनके द्वारा भारतीय व्यवस्था को प्रसारित किया। इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं दोस्तों। पहली पुस्तक इनकी है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ये किताब आपको हर एग्जाम में देखने को मिलती है। दूसरी इनकी किताब है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और तीसरी किताब है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों आपको बता दें कि इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को दिया है, ड्रेन थ्योरी, यानी भारत से कैसे अंग्रेजों ने धन का निष्कासन किया। दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत को 1896 कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने एक शीर्षक पढ़ा और उस शीर्षक था भारत पर इंग्लैंड का ऋण, यानी कैसे अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे कच्चे माल को सस्ते दामों पर खरीद कर और हमें दिन प्रतिदिन कर्ज में डुबो दिया और यहाँ से बड़ी मात्रा में संपदा को लूट कर ले गया। नेक्स्ट दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय जो बताई थी वो बताई थी 20 रुपए, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी ने जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया उस पर सर सैयद अहमद खान ने विश्वास नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि इनके धन निष्कासन सिद्धांत पर कौन विश्वास नहीं करते थे, तो आपका उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहा, इंपॉर्टेंट है, इविल ऑफ द ऑल इविल्स। नेक्स्ट लड़कियों के लिए मुंबई में स्कूल खोले और ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की। नेक्स्ट लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई। कहाँ पर, तो आपका उत्तर होगा लंदन। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना। और ये कभी कभी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है कि कौन सा कारखाना कब लगा, कहाँ लगा। तो दोस्तों आपको बता दें, मैं पहले नंबर पे अगर बात करें तो सूती वस्त्र, और ये 1818 में लगा था। फोर्ट ग्लिस्टर नाम का एक स्थान है कोलकाता में, लेकिन ये कारखाना असफल रहा। दूसरे की अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र फिर लगा 1853 में, और ये लगा था मुंबई में, और यहाँ पर योगदान था सी.एन. ढेवर जी का, और ये कारखाना कैसा रहा, सफल रहा। तो सफल 1853 में, असफल 1818 में। तीसरा कारखाना है कागज का, जो कि 1832 में श्रीरामपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में है। चौथे की अगर हम बात करें तो चीनी उद्योग 1840 में बेतिया स्थान पड़ता है बिहार, तो बेतिया बिहार में चीनी उद्योग का कारोबार हुआ, यानी कारखाना लगा। 5वें नंबर पे बात करें तो सीमेंट उद्योग, तो ये 1904 चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट जूट उद्योग काफी इंपॉर्टेंट है, 1855 में रिषड़ा पड़ता है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे ये कारखाना लगा। और 7 नंबर पे अगर हम बात करें तो 1870 में लोहा इस्पात का कारखाना लगा था कुल्टी पड़ता है पश्चिम बंगाल। और 8 नंबर पे अगर हम बात करें तो ऊनी वस्त्र का कारखाना 1876 में लगा था, और ये लगा था कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि लाल इमली, कानपुर में लाल इमली है, तो ये ऊनी वस्त्र के लिए जानी जाती थी, ऊनी वस्त्र के लिए। नेक्स्ट कृत्रिम रेशा जो कि रेयान, ये 1920 में त्रावणकोर पड़ता है केरल। और 10वें नंबर पे अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम, और इसका कारखाना 1937 जेके नगर पश्चिम बंगाल में। तो ये हमारे 10 महत्वपूर्ण कारखाने दोस्तों जो परीक्षा में अक्सर सन, स्थान
को लेकर पूछ लेता है। तो ये वीडियो दोस्तों कम समय में बहुत ही बेहद जानकारियों से भरपूर है और इसका पूरा आनंद लीजिए, सीखिए इस करंट अफेयर यानी इस चैनल पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन यानी जितने भी आंदोलन हुए उन आंदोलनों में सबसे ज़्यादा चर्चित आंदोलन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मांग की थी। इम्पोर्टेंट है कि कौन सी पत्रिका में मांग की थी, तो हरिजन पत्रिका में। इसके बाद ये कार्यक्रम चलता रहा, आंदोलन होते रहे, देश में धरना प्रदर्शन होते रहे। तो 7 जून 1942 को गांधी जी ने कहा हमें आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। यानी ये वही गांधी हैं जिन्होंने सत्य और अहिंसा के दम पर भारत को आज़ादी के मार्ग तक पहुंचाया। तो 7 जून 1942 को गांधी जी ने कहा कि हमें आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक बैठक होती है और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इंपॉर्टेंट, वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 7 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में बंबई के ऐतिहासिक मैदान यानी ग्वालियर टैंक मैदान में एक बैठक हुई और इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पंडित नेहरू जी ने पेश किया। इंपॉर्टेंट है, पीटी नेहरू ने। तो ये प्रस्ताव किसने किया? नेहरू जी ने। और 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और इस प्रकार 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसीलिए इसे अगस्त क्रांति कहते हैं क्योंकि ये घटना 9 अगस्त 1942 को हुई थी। जब ये घटना हुई तो अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन के विरोध में ऑपरेशन जीरो शुरू कर दिया। जब दोस्तों ऑपरेशन जीरो शुरू किया तो भारत के तमाम क्रांतिकारियों को और तमाम लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो इसमें जो लोग पकड़े गए उनको जेलों में रखा गया, ऐसा भी पूछ लेता है। तो गांधी जी और सरोजनी नायडू जी को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया। आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीटी नेहरू को यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष और पट्टाभी सीतारामैया जी को अहमदनगर जेल में रखा गया। इंपॉर्टेंट है, यानी पीटी नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रफुल्ल चंद्र घोष और पट्टाभी सीतारामैया को कहाँ रखा गया? अहमदनगर जेल। जबकि हमारे देश के जो राष्ट्रपति आगे चल के बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको पटना जेल जो कि बांकीपुर जेल के नाम से प्रसिद्ध है और ये जेल बिहार में है, यहाँ पे इनको रखा गया। जयप्रकाश नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया लेकिन ये इस जेल से भागने में सफल रहे। इंपॉर्टेंट है, यानी ये जेल से भाग गए थे। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात कर ले तो सुरहा ताल बलिया में है दोस्तों, ये एक पक्षी विहार है, इसी को बोलते हैं जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस आंदोलन में गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया कि करो या मरो अंग्रेज भारत छोड़ो। इस आंदोलन का जो सर्वाधिक प्रभाव रहा, तो सर्वाधिक प्रभाव जो था दोस्तों पश्चिम बंगाल, बिहार, बंबई, यूपी और मद्रास में रहा। गुप्त कांग्रेस रेडियो स्टेशन का सर्वप्रथम संचालन उषा मेहता जी के द्वारा किया गया, यानी भूमिगत रेडियो स्टेशन के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन में कार्यरत लोगों को प्रोत्साहित किया गया। तो ये उसमें अहम भूमिका उषा मेहता और अशरफ अली, काफी महत्वपूर्ण नाम है। नेक्स्ट, गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को ये घोषणा कर दी कि हम 21 दिन उपवास करेंगे। हालांकि दोस्तों एक बात आपको बता दें, गांधी जी के पास सबसे बड़ा अगर हथियार था तो वो था आमरण अनशन, यानी कई बार ये अपने जीवन में आमरण अनशन पर बैठे और सफल हुए। और शायद सबसे ज्यादा गांधी जी से अगर कोई डरा तो अंग्रेज। गांधी जी के रिहा होने से पहले कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव जो इनके थे महादेव देसाई, इन 2 व्यक्तित्व के निधन हो चुका था। तो इनकी पत्नी का भी निधन हो चुका था और इसके अलावा निजी सचिव महादेव देसाई का। हम दोस्तों कह सकते हैं कि जिसकी पत्नी का निधन हो गया हो, कितना शोक में व्यक्ति उस कंडीशन में होता है, लेकिन हमारे गांधी जी अडिग रहे देश आजादी के लिए।
गांधी खुद में एक आंधी कह सकते हैं। इस आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो उस समय समानांतर सरकारें या अंतरिम सरकार बनी। तो अंतरिम सरकार बलिया में बनी थी। अवधि 1 सप्ताह तक ये सरकार रही, अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दी 1942 में। और यहाँ का जो बलिया में अंतरिम सरकार बनाए थे वो बनाए थे चित्तू पांडे। और चित्तू पांडे दोस्तों यानी गाजीपुर यानी यूपी से थे। नेक्स्ट तामलुक मिदनापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर अवधि रही थी 1942 में सरकार बनी और 44 तक ये सरकार चलती रही। और इसका नेतृत्व किया था सतीश सामंत और मातंगी हजारा। दोस्तों मातंगी हजारा वो ताकत थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों की गोलियां खाई लेकिन झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। ऐसी मातृशक्ति का मैं सशक्त नमन करता हूँ। काफी महत्वपूर्ण नाम है। नेक्स्ट और इसी समय दोस्तों सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन भी किया गया था, इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें सतारा, तो सतारा 1943 में सरकार बनी और 46 तक यानी सर्वाधिक अगर समय कहीं सरकार अंतरिम सरकार रही तो सतारा में, इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों वही सतारा है जिसको यानी सबसे पहले 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा था, इंपॉर्टेंट है, हड़प लिया था। इस यानी सतारा में जो नेतृत्व किया था वो क्रांति सिंह, नाना पाटिल और बाईवी चौहान, ये 3 ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सतारा में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया। तो दोस्तों ये आज का हमारा बहुत ही कम समय में आप तक पहुंचाया जाने वाला वीडियो है, ऐतिहासिक वीडियो है और बहुत सारी घटनाओं से परिपूर्ण वीडियो है। अगर हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट आपके हित का है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।